स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा गेमिंग पर। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और मैं हूं कुशवाहा गेमिंग दरभंगा का फाउंडर। दोस्तों मैं यहां पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाता हूं, साथ में हिंदी, मैथली और उर्दू की भी एक्स्ट्रा क्लासेज लेता हूं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में देख रहे थे हिंदी के बारे में और उसमें देख रहे थे अलंकार क्या होते हैं। तो वहाँ पर हमने जाना था कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि गहना, जेवर। तो वहाँ पर हमने जाना था कि जिस प्रकार से कोई इंसान अलंकार यानी कि आभूषण पहनकर खुद को सुंदर दिखा सकता है, खूबसूरत दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने काव्य की बात करें, यानी कि अपनी रचनाओं की बात करें, अपने कोई डायलॉग लिखते हैं उसकी बात करें, उसमें अगर हम अलंकार की बात करें, अलंकार का इस्तेमाल करें तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। जिस प्रकार से कोई इंसान खुद को आभूषण पहनकर सुंदर दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम काव्य में अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इतना हमने जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या था? तो शब्द अलंकार में हमने बताया था कि अगर शब्दों के कारण आपकी काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ पे शब्द अलंकार होता था। दूसरा था अर्थ अलंकार, तो अगर अर्थ के कारण आपके काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो वहाँ पे होता है अर्थ अलंकार। और तीसरा था उभय अलंकार, जिसमें कि हमने जाना था कि उभय का मतलब होता है दोनों। तो अगर शब्द और अर्थ दोनों के कारण आपकी काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ पे होता है उभय अलंकार। ये उभय अलंकार बाद में जोड़ा गया है। मेन रूप से 2 ही अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों शब्द अलंकार को बड़े विस्तार से देख लिया है। तो आज हम देखेंगे अर्थ अलंकार क्या होता है। जैसा कि अभी आप जान चुके हैं कि अर्थ अलंकार का मतलब होता है अगर अर्थ के कारण आपकी काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो जिस प्रकार से शब्द अलंकार के 5 भेद थे: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और 5वां था पुनरुक्ति अलंकार। उसी प्रकार से अर्थ अलंकार के भी मेन रूप से 5 ही भेद होते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम लोग अगर मुख्य प्रकारों की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है मानविकरण अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 को बारी बारी से। उपमा अलंकार, पहला है आपका उपमा अलंकार। उपमा का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हो, उपमा का मतलब होता है किसी से किसी की तुलना करना। मान लेते हैं कि आपकी हम तुलना कर देते हैं चांद से और कहते हैं कि आप चांद जैसे हो, यानी कि आपकी तुलना चांद से हुई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे हो गया उपमा अलंकार। जैसे मैं कहता हूँ कि कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। देखिए कर मतलब होता है हाथ, और कमल तो जानते हैं और कोमल भी जानते हैं। तो हाथ की हम तुलना कर देते हैं कमल से, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे हो गया उपमा अलंकार। जैसे हम कहते हैं कि मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी कि मुख की तुलना जो है चंद्रमा से कर देते हैं, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। हम कहते हैं झील सी नीली आंखें, बताइए आंखों की तुलना झील से करती है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। एक वस्तु की अगर किसी दूसरे वेल नोन वस्तु से तुलना कर दे तो वहां पर हो जाती है उपमा अलंकार। तो दोस्तों उपमा अलंकार में 4 चीजें होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं 1 मिनट में। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म या अर्थ, और चौथा होता है वाचक शब्द। तो ये उपमेय क्या होता है? तो दोस्तों उपमेय होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे आप चंद्रमा जैसे हो, तो आपके बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे आप क्या हो गए? आप हो गए उपमेय। जैसे मैं कहता हूं कि ये चांद सा रोशन चेहरा, इसमें देखिएगा गौर से समझिएगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। देखिए इसमें जो चेहरे की तुलना जो है हमने चांद से करी है, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो बताइए बात किसके बारे में की है? चेहरा के बारे में। तो यहाँ पे चेहरा क्या हो गया? चेहरा हो गया उपमेय। और चेहरा की तुलना हमने किससे किया? तो चांद से। तो चांद यहाँ पे हो गया उपमान। इसका मतलब उपमान क्या होता है दोस्तों? तो जिससे हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं उसको बोलते हैं उपमान। तो यहाँ पे चांद क्या हो गया? उपमान। उपमेय क्या हो गया? तो चेहरा। तो उपमेय और उपमान समझ गए। उपमेय होता है जिसके बारे में बात करेंगे, और उपमान होता है जिससे तुलना करेंगे। ठीक है। तीसरा होता है साधारण धर्म। तो देखिए जब हम तुलना कर रहे होते हैं ना, तो उपमेय और उपमान दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो उसी को जो है हम लोग साधारण धर्म कहते हैं। जो उपमान और उपमेय दोनों में
एक ऐसा प्रॉपर्टी जो उपमान और उपमेय दोनों में हो, उसी को क्या कहेंगे? साधारण धर्म। और चौथा होता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द वो शब्द होते हैं जो इस उपमान और उपमेय को जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया? देखिए ये चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद तो समझ गए कि उपमान हुआ, चेहरा समझ गए उपमेय हुआ। अब देखिए सा जो है इस चांद और चेहरा को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। कनेक्ट जो करने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? वाचक शब्द। ठीक है। और चौथा बच गया साधारण धर्म। तो देखिए ये रोशन जो है, चेहरा भी रोशन है और चांद भी रोशन है, चांद भी रोशन है और चेहरा भी रोशन है। तो इसका मतलब ये चांद और चेहरा दोनों में कौन सा चीज कॉमन है? तो रोशन। तो इसलिए यहाँ पे रोशन क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोई और एग्जांपल देखें तो देखिए लिखा हुआ है साधारण सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो देखिए हम जो है हृदय की तुलना सागर से कर रहे हैं और फिर उसके बाद मन की तुलना गिरि से कर रहे हैं। तो देखिए अगर हृदय की तुलना सागर से कर रहे हैं तो इसका मतलब हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। मन की तुलना अगर हम गिरि से कर रहे हैं तो मन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हृदय और मन क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे थे। और इस हृदय की तुलना किससे कर रहे हैं? सागर से। और मन की तुलना किससे कर रहे हैं? तो गिरि से। तो इसलिए यहाँ पे सागर और गिरि क्या हो गया? उपमान हो गया। क्यों? क्योंकि उपमान का मतलब होता है जिससे हम तुलना करते हैं। अब देखिए वाचक शब्द यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट, सा, यहाँ भी सा और यहाँ भी सा, तो वाचक शब्द हो गया सा। और साधारण अर्थ, तो साधारण अर्थ या धर्म क्या है? देखिए ये हृदय भी गंभीर है और सागर भी क्या है? गंभीर है। दोनों कॉमन हुआ तो गंभीर हो गया। यहाँ पे देखिए गिरि भी ऊंचा है, यानी कि पहाड़ भी ऊंचा है, और मन भी ऊंचा हो तो मन को भी ऊंचा रखना है। और यहाँ गिरि तो ऊंचा है ही, तो ये ऊंचा भी क्या हो गया? साधारण अर्थ। तो साधारण अर्थ, वाचक शब्द, उपमेय और उपमान को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रकार होता है रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है रूप से। रूप, आपके कोई रूप है ना, रूपक उसी से बना है। इसमें क्या होता है? उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं दिखाते, मतलब उपमेय को ही उपमान बता देते हैं। देखिए फर्क है उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में। क्या फर्क है कि उपमा अलंकार में हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमा बता देते हैं। जैसे देखिए मैं कहता हूं कि आप चांद जैसे हो, तो आपकी तुलना कर दिए हो चांद से, वहां पर उपमा अलंकार है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप चांद हो, मतलब आप ही चांद हो, तो यहाँ पे तुलना नहीं किए है, एग्जैक्टली बता ही दिए हैं। आप मतलब उपमेय और चांद मतलब उपमान, तो सीधे उपमा को ही जो है उपमेय को ही उपमान बता दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्र से कर दी है तो उपमा अलंकार। लेकिन मुख चंद्र है तो मुख को ही चंद्र बता दिए, इसका मतलब यहाँ पे हो गया रूपक अलंकार। जैसे मैं कहता हूं आप तो शेर हैं जी, आप तो शेर हैं, तो आपकी हम तुलना नहीं किए हैं, आपको हम डायरेक्ट शेर ही बता दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा है? यहाँ पे लगा है रूपक अलंकार। मैं कहता हूँ तुम गधा हो, तो बताइए यहाँ पे तुलना उल्ला नहीं किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या बता दिए हैं कि तुम ही गधा हो। यहाँ पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। बहुत सिंपल था। चलिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए दोस्तों, ये रूपक अलंकार में तो वाचक शब्द आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब तुलना होती नहीं है। जब तुलना नहीं होगी तो वाचक शब्द नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है दोस्तों कि इसमें उपमेय में जो है उपमान के होने की संभावना होती है। उपमेय और उपमान जानते हैं? उपमेय में उपमान के होने की संभावना होती है। किस अलंकार में? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे हम कहते हैं मुख चंद्रमा सा है, उपमा अलंकार। मुख चंद्र है, रूपक अलंकार। लेकिन कहते हैं मुख मानो चंद्र है, यानी कि मुख को हम मान रहे हैं चंद्र, तो संभावना दिख रही है ना इसमें। तो मुख मानो चंद्र है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? इसमें हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। कहते हैं कि नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है,
तो हमने क्या कहा है कि नेत्र को कमल के समान, नेत्र को कमल मान रहे हैं, यानी कि नेत्र को कमल होने की संभावना दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। हम कहते हैं कि अनुपम खेर का बाल ऐसा है मानो कुम्हड़ा हो। कुम्हड़ा जानते हैं ना आप लोग, तो उजला उजला होता है कुम्हड़ा। अनुपम खेर का बाल ऐसा है मानो कुम्हड़ा हो। तो यहाँ पे बताइए ना कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन तीनों को समझ लिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में होता है दो चीजों के बीच तुलना। रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान के होने की संभावना होती है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का कुछ ट्रिक। अगर किसी काव्य में, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में मनु या जनु या ज्यों या इव या मनहु या मानो या निश्चय, इन सब में से कुछ भी लगा रहेगा तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं चौथे अलंकार के बारे में। तो चौथा अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि अतिशयोक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनता है अतिशय प्लस उक्ति। क्या बनता है? अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है ज्यादा, बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतिशयोक्ति अलंकार में हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। अब अगर हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं किसी को, अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें तो फेंक के अगर बोले, यानी कि फेंके अगर, नहीं होता है बहुत सारे लोग होते हैं फेंकते रहते हैं, अरे हम ये करा देंगे, हम पीएचडी करवा देंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं कि इंटर पास है और बच्चों को बोलता है कि हम पीएचडी करवा देंगे। वहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार की बात करता है। फेंकने को हम क्या कहते हैं? बस सिंपल समझिए, जहाँ पर फेंकना शुरू कर देते हैं वहीं पे अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है। फूल खिले कलियां मुस्कुराए, सॉरी हम बात कर रहे हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अगर हम देखें तो उसका एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है। आगे नदियां पड़ी अपार, यहाँ पे अपार लगा दीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, यहाँ पे बार नहीं होगा, इस पार होगा, तब तक चेतक था उस पार। देखिए दोस्तों, एक प्रसंग है, आप लोग महाराणा प्रताप का नाम जरूर सुने होंगे। उनके घोड़ा का नाम था चेतक, जो कि बहुत ही पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। उसके बारे में एक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब एक बार महाराणा प्रताप एक नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन नदी में बहुत पानी होता है। तो इसमें महाराणा प्रताप सोच ही रहे होते हैं कि कैसे पार किया जाए, तब तक उनका चेतक कहता है कि नदी को पार कर चुका था। बताइए ऐसा क्या संभव है? तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। इसी को हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गए निशाचर भाग। जब दोस्तों कि हनुमान जी लंका गए थे और उनको पकड़ लिया गया और उनके पूंछ में आग लगाने की बात हो रही थी, वहां पे कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई ना आग, मतलब हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लगा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है लंका शीघ्र जल गई, सारी लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे यानी कि राक्षस थे सारे सारे भाग गए। हालांकि ये भी तो नहीं हुआ था ना, ये भी तो बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं चांद तारे तोड़ लाऊं अगर तुम कहो। ये गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं अगर तुम कहो। तो बताइए ना कि अगर मान लीजिए सामने से कोई कह दे कि हाँ मैं कह दी, तो तोड़ के लो, क्या उला देगा? फेंक ही तो रहा था वो, बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। इसका मतलब वहां पर क्या कौन सा अलंकार हो गया? तो वहां पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या जाना कि अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर फेंकना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, दैट मीन्स फेंकना। क्लियर? अब पांचवा क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? मानव, मानव, मानवीकरण, मानव से, यानी कि अगर हम निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव चीजों को सजीव मानकर उसे सजीव की तरह ट्रीट करें तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? मानवीय अलंकार। दैट मीन्स अगर हम प्राकृतिक चीजों में
मानवीय भावनाओं को दिखाएं तो वहां पर होगा मानवीकरण अलंकार। क्या होता है, निर्जीव चीजों को सजीव मानकर उसको सजीव की तरह जो है ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि प्यार की शक्ति, प्यार की शक्ति। अब देखिए, शक्ति मतलब पावर का, पावर तो इंसानों में होती है, शक्ति ये इंसानों में होती है, ये प्यार में कहाँ से शक्ति आ गई? लेकिन ऐसा होता है ना, प्यार की शक्ति। बताइए, किसी को अगर लव हो गया है, प्यार हो गया है, वो पगला जाता है, वो प्यार की शक्ति का ही तो परिणाम है। तो जब भी हम कविता लिखते हैं ना, या शेरो शायरी करते हैं, कुछ भी जो कवि लोग होते हैं, तो वो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल कवि जितने होते हैं ना, कवि लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। प्यार की शक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। एक मुहावरा आप लोग सुने होंगे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बताइए ना, कानून कोई आदमी है जिसका हाथ लंबा होगा? नहीं ना, हाथ तो लंबे होते हैं इंसानों के, तो कानून के कहाँ हाथ लंबे होते हैं? लेकिन ऐसा कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कानून को सजीव मान लिया गया है और फिर दिखा दिया गया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे हो गया मानवीकरण अलंकार। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, फूल खिले कलियां मुस्कुराई। बताइए ना, फूल जो है वो खिला यानी हंसा, और कलियां मुस्कुराई, कलियां मुस्कुरा रही। बताइए, कलियां क्या इंसान है जो मुस्कुराएंगी? इस मुस्कुराने का काम तो मनुष्य करता है ना, इंसान करता है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? तो फूल खिले कलियां मुस्कुराई। इसमें कौन सा अलंकार? इसमें हो गया मानवीकरण अलंकार। एक है, जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका। मतलब जब जब बाहें उठी मेघ की, ये मेघ जो होता है, क्या उसकी बाह होती है? नहीं ना, तो बाह तो इंसानों में होती है, इंसानों की होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है। धरती का कौन सा तनमन तो ललकेगा? ऐसा कहते हैं। जब जब मैं गुजरा पनघट से, मैं जब जब पनघट से गुजरा, पनघट का मतलब तालाब या फिर कुआं, कुआं बोलते हैं। जब जब मैं कुआं से गुजरा, पनिहारिन का घट छलका है। पनिहारिन होता है जो कुएं पे महिलाएं पानी भरती है, उसको बोलते हैं पनिहारिन। तो पनिहारिन का घट छलका है। घट अपने से कैसे छलक लेगा? घट मतलब घड़ा, वो अपने से कैसे छलक लेगा? नहीं छलक सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है, उसका मतलब इन लाइन्स में जो है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का इस्तेमाल हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ कैसे बन ठन के आ सकता है? संवर के कैसे आ सकता है? मेघ तो निर्जीव चीज है ना। लेकिन कभी लोग तो निर्जीवों को भी सजीव मानकर उसमें जान फूंक देते हैं, जान भर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अर्थालंकार को बड़े ही विस्तार से समझ लिया। हमने जाना कि अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक था उपमा अलंकार, जिसमें कि हम एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करते थे। दूसरा था रूपक अलंकार, जिसमें हम उपमेय को ही उपमान बता देते थे। तीसरा था उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें कि उपमेय में उपमान के होने की संभावना दिखती थी। चौथा था अतिशयोक्ति अलंकार, इसको हमने संधि निषेध करा था। तो अतिशय गलत उक्ति बना था। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कथन यानी कहना। तो अगर हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, यानी कि हम फेंकते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, फेंक के बोलते हैं, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि होना संभव नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। और 5वां होता है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार नाम में ही लगा हुआ है, मानव। तो अगर हम किसी निर्जीव चीज को सजीव मानकर उनका मानवों की तरह यानी कि सजीव की तरह ट्रीट करें, इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार लग जाएगा? मानवीकरण अलंकार है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब जो कुछ कम इम्पोर्टेंट के और प्रकार हैं अलंकार के, उनको हम किसी अगले वीडियो में देख लेंगे। हमारा जो मेन था वो समाप्त हो चुका है। अलंकार जो मेन रूप से थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम जो छोटे मोटे चीज़ें उसको हम आगे देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ पर डालें वो आपको बड़ी आसानी से दिख जाए, आपकी स्क्रीन पर आ जाए।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे।